चलिए यह वीडियो कक्षा 10 की इतिहास इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद का ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न का है। और इसमें पहला दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है ये इकाई 4 का। इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न औपनिवेशिक व्यवस्था भारत सहित अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में उसकी स्थापना और उसे सुरक्षित रखने के प्रयासों के क्रम में लड़ा गया। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों में भारत सबसे महत्वपूर्ण था और उसे प्रथम महायुद्ध के अस्थिर माहौल में भी हर हाल में सुरक्षित रखना उसकी पहली प्राथमिकता थी। युद्ध आरंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य यहाँ क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना है। अतः 1916 ईस्वी में सरकार ने आयात शुल्क लगाया ताकि भारत में कपड़ा उद्योग का विकास हो सके और उसका लाभ अंग्रेज़ों को मिल सके। युद्ध आरंभ होने के साथ ही तिलक और गांधी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में हर संभव सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें सरकार के स्वराज संबंधी आश्वासन में भरोसा था। युद्ध के आगे बढ़ने के साथ ही भारतीयों का भ्रम टूटा। रक्षा व्यय में वृद्धि के साथ ही भारतीयों पर कर का बोझ बढ़ाया गया, जिससे महंगाई काफ़ी बढ़ गई। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार पर स्वराज प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू किया। 1915 से 17 ईस्वी के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग आंदोलन आरंभ किया। युद्ध के इसी काल में क्रांतिकारी आंदोलन का भी भारत और विदेशी धरती दोनों जगहों पर विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 ईस्वी में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई। पहला, कांग्रेस के दोनों दल गरम और नरम दल एक हो गए। दूसरे कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक आंदोलन चलाने को लेकर समझौता हुआ। युद्ध काल में ही भारतीय राजनीति के रंगमंच पर महात्मा गांधी का उत्कर्ष उनके द्वारा संचालित 3 सफल सत्याग्रहों चंपारण, खेरा और अहमदाबाद आंदोलन के बाद हुआ। ठीक है, ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न पहला का ये उत्तर था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न का, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। ठीक है, उत्तर है इसका, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 इसका काल है असहयोग आंदोलन का। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना तथा तीसरा है स्वराज की प्राप्ति। देखो, 1 जनवरी 1921 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार जारी रहा। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना हुई। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े
बैरिस्टर ने अपनी चलती वकालत छोड़कर आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 ईस्वी को मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया। सरकार ने हड़ताल को गैरकानूनी करार देते हुए 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाने पर हमला करके 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। फलतः गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दी। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित करने और गांधी जी की गिरफ्तारी के फलस्वरूप खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। देखो, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में छेड़ा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफ़ी व्यापक था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी, परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने मृतप्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला है साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1919 ईस्वी के एक्ट को पारित करते समय सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के बाद पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई जिसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना था। कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। भारत में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ का नारा बुलंद किया। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तात्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। चलिए, उसके बाद इसका दूसरा कारण है नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों एवं गुटों को मान्य हो। कांग्रेस ने फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से होमेनियन स्टेट की दर्जा देने की मांग की, जिसे कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हो सका, लेकिन इसने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर थी अब उभर कर सामने आ गई। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इसे फैलाने में सहयोग दिया। अतः गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। चलिए, उसके बाद तीसरा कारण विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। 1929 से 30 ईस्वी की विश्वव्यापी मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर
बहुत बुरा पड़ा। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई, भारत का निर्यात कम हो गया, अनेक कारखाने बंद हो गए, पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ थी। इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था। चौथा है समाजवाद का बढ़ता प्रभाव। समाज के बढ़ते प्रभाव के कारण वामपंथी दबाव को संतुलित करने के लिए एक आंदोलन के एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। ठीक है। पाँचवा है पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। गांधी जी का मानना था कि हमें हिंसा द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसलिए हम ब्रिटिश सरकार से यथासंभव सुरक्षापूर्ण किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सविनय अवज्ञा एवं करबंदी तक के साथ सजाएंगे। चलिए, और इसका छठा है गांधी जी का समझौतावादी रुख। आंदोलन आरंभ करने से पूर्व गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग को रखा और सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही। इरविन ने गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया। इस बीच सरकार का दमन चक्र और भी तेज हो गया, अतः बाध्य होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें। तो यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुई। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रहामण्यम अय्यर ने इसको क्या पढ़ेंगे, सुब्रहामण्यम अय्यर ने मजदूरों के यूनियन के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। अहमदाबाद में मजदूरों ने अपने अधिकार को लेकर आंदोलन तेज कर दिया। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया, अतः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया और इसकी दर 35% निर्धारित की गई। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का प्रभाव मजदूर वर्ग पर भी पड़ा। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और उनकी मांग का समर्थन किया जाए। कालांतर में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की चिंता और अधिक बढ़ गई। मजदूरों के खिलाफ दमनकारी उपाय भी किए गए। 1931 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं द्वारा समाजवादी विचारों के प्रभावाधीन मजदूर का समर्थन जारी रहा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1 जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1919 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक
राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की अग्रणी भूमिका रही। गांधी जी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया, जो अंततः सफल रहा। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के दौर में उन्होंने कांग्रेस, होम रूल एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़न नीतियां एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 21, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की और अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश आज़ाद हुआ। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और ये इकाई 4 का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। देखो, 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में ही भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं शुरू हो गई थी। इस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकत उल्लाह, गुलाम हुसैन आदि प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों का पोषण शुरू किया, किंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में फैलाव शुरू हुआ। उसी समय 1920 ईस्वी में M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, लेकिन अभी भारत के लोग छिपकर काम कर रहे थे। साथ ही ये लोग आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने लगे थे। इसलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू किया और पेशावर षड्यंत्र केस 1922 से 1923, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 और मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 1933 के तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाए। दिसंबर 1925 ईस्वी में सत भक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1929 ईस्वी में N.M. जोशी ने AITUF का गठन किया। इस तरह वामपंथी का प्रसार मजदूर संघ पर बढ़ रहा था। 1920 ईस्वी में AITUC की स्थापना हो चुकी थी। उसी समय किसानों को साम्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया और विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की गई। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी, लेकिन भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। 1934 ईस्वी में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। समाजवादी नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। साम्यवादियों के कारण कांग्रेस में फूट पड़ गई और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और ये इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद आंदोलन का ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, और ये दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न की संख्या 6 थी, जो समाप्त हो गया। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।